दोस्तों, शायद आज भारत के इतिहास में हरित क्रांति के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्रांति अब आ रही है। जी हाँ, इसे मिलेट रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। मिलेट्स यानी बाजरा, ज्वार और रागी जैसे क्रॉप्स। जहां हरित क्रांति ने भारत की फूड शॉर्टेज की समस्या को सॉल्व किया था, ये मिलेट रेवोल्यूशन भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को क्लाइमेट चेंज और लो इनकम से बचाने का काम करेगी। क्यों है ये मिलेट्स इतनी खास और आने वाले सालों में हम क्या बदलाव देखने वाले हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले कि हम मिलेट्स पर विस्तार से बात करें, हमारे लिए समझना जरूरी है कि इस समय भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या क्या है। दरअसल हरित क्रांति ने भारत को फूड इंडिपेंडेंट बना दिया था, क्योंकि उससे पहले देश में खाने की समस्या थी और भुखमरी एक सीरियस प्रॉब्लम थी। लेकिन आज वो समय है जब भारत के बफर स्टॉक्स अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा फुल हैं। हरित क्रांति में मॉडर्न मशीन्स और टेक्निक्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जैसी चीजें यहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन इसी के साथ दो क्रॉप्स जिनका सबसे ज्यादा विकास हुआ वो थी वीट और राइस, और आज ये भारत के हर घर की डाइट में शामिल है। लेकिन इन क्रॉप्स के कारण आज हमें बहुत नुकसान भी हो रहा है। आज ये मार्केट इतना सैचुरेटेड हो गया है कि किसानों को अपनी फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ साथ इन क्रॉप्स में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जैसे खतरनाक केमिकल्स की वजह से भारत में किडनी फेलियर, लिवर डैमेज और डायबिटीज जैसी समस्या भी बढ़ने लगी हैं। ये केमिकल्स सॉइल की क्वालिटी को भी नुकसान करते हैं और साथ ही में वाटर पॉल्यूशन का भी एक बड़ा कारण बनते हैं। इन ऑब्वियस खतरों के अलावा हमने वीट और राइस जैसी क्रॉप्स की खेती करके अपने ग्राउंड वाटर लेवल्स को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। जी हाँ, इस समय अगर हम आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली जैसे प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर तो हालात और भी बुरे हैं। कई बार ये वार्निंग दी जा चुकी है कि हम ग्राउंड वाटर को इतने अलार्मिंग रेट पर खर्च कर रहे हैं कि इसे रिस्टोर होने का समय ही नहीं मिलता, जिस वजह से अगर इसके बारे में कुछ नहीं किया गया तो 2030 तक लगभग 40% भारत को सूखे की समस्या से जूझना होगा। और ये भी मुमकिन है कि पीने के पानी की भी किल्लत हमें बड़े स्केल पर यहाँ देखने को मिल जाए। अगर हम आलू को देखेंगे तो 1 किलो आलू उगाने के लिए 500 से 1000 लीटर पानी की जरूरत होती है। कॉर्न के लिए ये नंबर 1000 से 1200 लीटर है, लेकिन वहीं 1 किलो वीट के लिए आपको 1200 से 2000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और 1900 से 5000 लीटर पानी तक मांगता है। जहां 1965 में एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाला 60% पानी नदियों, झीलों और बारिश से आता था, वहीं आज 60% पानी की रिक्वायरमेंट ग्राउंड वाटर पूरी कर रहा है। सॉइल की क्वालिटी गिरने से भी हमारे खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू काफी गिर गई है और पेस्टिसाइड्स की वजह से हम बाकी जीव जंतुओं का भी नुकसान कर रहे हैं, जो कि पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। इन सब का बेस्ट सोल्यूशन जो अभी हमें नजर आ रहा है वो है मिलेट क्रॉप्स। जी हाँ, मिलेट क्रॉप्स के साथ फायदा ये है कि वो राइस के मुकाबले 70% कम पानी इस्तेमाल करती है और साथ ही ये फसल गेहूं से आधे वक्त में तैयार हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इसलिए ये आपके लिए खाने में भी सेफ तो है ही, पर साथ ही इनमें आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू की ही बात करें तो मिलेट्स के अंदर हमारी बाकी क्रॉप्स के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है और इसके अलावा बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। मिलेट्स को उगाना भी आसान है क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी उग जाती है और उन्हें स्टोर करना भी बहुत आसान है क्योंकि मिलेट्स में पानी का इस्तेमाल काफी कम होता है। इसलिए अगर मानसून में उम्मीद से कम बारिश होगी तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस नहीं होने वाली। अगर मिलेट प्रोडक्शन में हम भारत के हालात देखें तो दुनिया की 40% मिलेट प्रोडक्शन भारत ही करता है, लेकिन इसका सिर्फ 1% ही हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इस फील्ड में रशिया, यूक्रेन, कनाडा और यूएस जैसे देश हमसे आगे हैं। मिलेट्स के साथ सबसे ज्यादा फायदा यह दोस्तों कि इसकी डिमांड पिछले 4 साल में इंटरनेशनल मार्केट में डबल हो गई है और दुनिया भर में हेल्थ का जो ग्लोबल ट्रेंड चला है उसने मिलेट प्रोडक्शन के अलावा मिलेट प्रोसेसिंग और पैकेजिंग को भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया है, जिससे कि किसानों से लेकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रही कंपनीज के लिए कई नए दरवाजे खुल गए हैं। दोस्तों, मिलेट्स की इंपॉर्टेंस आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2023 को यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है और भारत में भी केंद्र की सरकार प्रमोट कर रही है इसे। इसी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने संसद में एक मिलेट लंच का आयोजन भी किया था और इस समय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 66 एग्री बेस्ड स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। लेकिन अगर आपको मिलेट्स के क्षेत्र में कहीं सबसे ज्यादा काम देखने को मिला है तो वो है ओडिशा। ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार ने
मिलेट्स पर बहुत काम किया है। जी हाँ, इसे प्रमोट करने के लिए सरकार ने किसानों को इसके बारे में न सिर्फ जागरूक किया बल्कि उसे उगाने वाले फार्मर्स को इंसेंटिव देना भी शुरू कर दिया। ओडिशा सरकार ने मिलेट उगाने वाले हर फार्मर को पहले साल 5,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से रिवॉर्ड किया है और फिर दूसरे साल भी उन्हें 3,000 रुपए पर हेक्टेयर मिलते हैं। इसके साथ साथ ओडिशा सरकार ने मिलेट की एमएसपी को भी 1,900 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए कर दिया है और इन मिलेट्स को अब वेलफेयर स्कीम्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि सरकारी स्कूल्स में मॉर्निंग स्नैक्स के तौर पर रागी के लड्डू बच्चों को खिलाए जा रहे हैं और मिड डे मील जैसी स्कीम्स में भी मिलेट्स की मात्रा को काफी बढ़ा दिया गया है। ओडिशा सरकार ने इन मिलेट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने का भी फ्रेमवर्क बनाया है। जी हाँ, जिसमें उन्होंने दुनिया भर से बिजनेस ओनर्स को बुलाकर किसानों से बात करवाई और अभी कुछ वक्त पहले ही ओडिशा ने अपना पहला मिलेट्स का कंसाइनमेंट दुबई भेजा है। मिलेट्स को आज के समय में एक सुपर क्रॉप की तरह देखा जा रहा है और इसे हेल्थ के साथ जोड़ देने से इसका जो मार्केट दुनिया भर में क्रिएट हुआ है वो किसानों को भी ये मौका देता है कि वो न सिर्फ इसकी प्रोडक्शन करें बल्कि साथ ही इससे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाएं जिन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके। सिक्किम जैसे राज्य ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी कुछ इसी तरह के कदम उठाए थे, जहां उन्होंने पूरी तरह फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया था और ये मैंडेटरी कर दिया कि प्रदेश में अब सारी फार्मिंग सिर्फ ऑर्गेनिक ही होगी। लेकिन इसके बाद उन्होंने किसानों को इंसेंटिव देने के लिए अपना एक सरकारी लेबल भी बनाया और जितना भी ऑर्गेनिक फूड वहां प्रोड्यूस होता था उससे वो आचार से लेकर ना जाने आज क्या क्या बनाते हैं और फिर उसकी पैकेजिंग करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत में अब मिलेट्स के साथ भी इस तरह का बदलाव हम देख सकते हैं दोस्तों और मोदी सरकार भी इसको लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। जी हाँ, देश भर में इस समय मिलेट्स की एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही फार्मर्स को इन नई क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट होने के लिए पूरा सहयोग भी सरकार दे रही है। जी हाँ, मिलेट्स की एक अच्छी बात यह भी है दोस्तों कि इसको उगाने के लिए सॉइल की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है और पिछले दशकों में जो हमने धरती को इतना नुकसान पहुंचाया है वो भी इससे रिजर्व हो जाएगा। मिलेट्स को लेकर बस एक आखिरी कंफ्यूजन जो लोगों में वो ये है कि अब राइस और व्हीट तो भारत के हर घर में इस्तेमाल होता है और हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि राइस को इंडिया का स्टेपल फूड कहा भी जाता है। तो आखिर क्या इस तरह से भारत की डाइट चेंज कर देना काफी अननेचुरल नहीं होगा? ये एक जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो स्थिति थोड़ी ज्यादा साफ हो जाएगी। दरअसल हरित क्रांति से पहले व्हीट और राइस का कंजम्पशन भारत में बहुत कम था। अगर हम 1965 की ही बात करें तो उस समय हमारी डाइट में 20% मिलेट्स थे, जिसमें ज्वार का कंट्रीब्यूशन 11.8% था और आज 2023 में हम सिर्फ 6% मिलेट्स कंज्यूम करते हैं और ज्वार का कंट्रीब्यूशन इसमें 3% का ही है। 1950 के दशक में अगर हम व्हीट की कंजप्शन को देखेंगे तो ये टोटल कंजप्शन का सिर्फ 7% ही था, जो आज बढ़कर 16% पर आ गया है। इसलिए बिल्कुल भी अननेचुरल नहीं है, बल्कि अननेचुरल तो हमारे लिए व्हीट और राइस ज्यादा खाना था। इसके अलावा जो एक और बड़ी क्रॉप भारत में पैदा होती है वो है दोस्तों गन्ना। लेकिन उसे शायद हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि चीनी तो हमारे लिए खराब है ही, लेकिन अब सरकार इस गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने के लिए नहीं बल्कि इथेनॉल बनाने के लिए कर रही है, जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं। इस समय ऑलरेडी भारत में जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें 10% इथेनॉल आता है और इसे अब कुछ ही वक्त में 20% कर दिया जाएगा। फ्यूल बनाने में गन्ने के इस्तेमाल से अब किसानों के लिए अच्छी आमदनी एक बढ़िया रास्ता खुल गया है। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बदलाव आपको कैसे लग रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों।